दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक निडर आईपीएस अफसर निशा चौधरी की। जब आईपीएस निशा चौधरी ने अपना चार्ज संभाला तो उनके सामने जो पहली ही फाइल आई उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। राजपुर के छोटे मोटे दुकानदार जो दिन रात मेहनत करके 2 पैसे कमाते थे, वे बहुत डरे हुए थे। वजह थी सब इंस्पेक्टर अर्जुन राणा की अवैध वसूली, जिसे हफ्ता कहा जाता था। एक रात निशा बहुत देर तक सोचती रही, अब बहुत हो गया, इस गंदगी को खत्म करना ही पड़ेगा जड़ से। उसी रात निशा ने अपना असली चेहरा छिपा लिया। उन्होंने एक साधारण सलवार सूट पहना, सिर पर दुपट्टा डाला जैसे कोई आम महिला हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह महिला वही निशा है जो शहर की सबसे पावरफुल आईपीएस अफसर हैं। रात के लगभग 9 बजे निशा अपनी बुलेट बाइक से राजपुर की गलियों में निकली। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन साथ ही कुछ हलचल भी थी। हर मोड़ पर डर महसूस हो रहा था। कोई भी जोर से बात नहीं कर रहा था, मानो आवाजें भी डरी हुई हों। चलते चलते उन्हें एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। दुकान छोटी थी, पर जलती हुई डिबरी और उसमें उबलती चाय की खुशबू बता रही थी कि कोई अंदर है। निशा ने धीरे से पूछा, बाबा, इतनी रात को दुकान क्यों खोल रखी है? बूढ़ा चाय वाला पहले तो चौंक गया, फिर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, बेटी, हफ्ता देने का समय हो गया है। निशा ने पूछा, कौन हफ्ता? बूढ़ा फिर से इधर उधर देखकर बोला, अर्जुन राणा हर दुकान से 5,000 की वसूली करता है और जो ना दे उसकी दुकान तोड़ दी जाती है। यह सुनते ही निशा का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला, चेहरा शांत रखा, पर अंदर लावा फूट रहा था। वह भी कुछ सोच ही रही थी कि एक तेज हेडलाइट की रोशनी से पूरी गली चमक उठी। एक पुलिस की जीप अंदर घुसी। गाड़ी से सब इंस्पेक्टर अर्जुन उतरा। वह लंबा चौड़ा था, उसकी आंखों में गंदा सा घमंड था और होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो जहर से भी ज्यादा जहरीली लगे। उसके पीछे 4 सिपाही थे, सबके हाथ में लाठी और बंदूकें थीं। गली में खामोशी छा गई थी। दुकानदार एक एक करके उसकी जीप के पास जा रहे थे और लिफाफा पकड़ा रहे थे। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। तभी एक युवक, शायद 25 साल का, उसने लिफाफा देने से मना कर दिया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और अपनी वही जहरीली मुस्कान फेंकी। निशा दूर खड़ी सब देख रही थी और समझ गई कि आज की रात कुछ बहुत भयानक होने वाला है। उन्होंने चुपचाप अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वह युवक था मोहन, जिसकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। उसकी मां बीमार थी और वह दवाई के लिए पैसे जोड़ रहा था, इसलिए वह अर्जुन को पैसे नहीं देना चाहता था। मोहन ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी मां मर रही है, मेरे पास देने को कुछ नहीं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तेरी मां मरे या तू, मुझे मेरे पैसे चाहिए। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया। 2 सिपाहियों ने मोहन को पकड़ा, उसकी दुकान गिराकर तोड़ डाली। मोहन चीखता रहा, नहीं, मेरी दुकान मत तोड़ो। देखते ही देखते पूरी दुकान तहस नहस हो गई। मोहन की मेहनत पल भर में राख हो गई। अर्जुन ने उसके सामने नोटों का बंडल फेंका और बोला, अगली बार समझदारी से काम करना। निशा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने वह सब कैमरे में कैद कर लिया। वह जानती थी कि इस शहर को अगर बचाना है तो अब मैदान में उतरना ही होगा। रात को निशा ने सबूतों के साथ अपने क्वार्टर में बैठकर एक योजना तैयार की। उन्हें पता था कि अर्जुन अकेला नहीं है, उसके पीछे बड़े लोग हैं, शायद राजनेता या बड़े पुलिस अफसर। उन्हें और सबूत चाहिए थे। उन्होंने अपने भरोसेमंद असिस्टेंट राजेश को बुलाया, जो तेज तर्रार, बहादुर और निशा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। निशा ने कहा, राजेश, मुझे अर्जुन की हर हरकत पर नजर चाहिए। राजेश बोला, मैडम, यह खतरनाक है, अगर उसे भनक लग गई तो मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। निशा ने उसका कंधा ठपठपाया, मुझे तुम पर भरोसा है। राजेश ने अपना मिशन शुरू किया। उधर निशा ने फिर से भेष बदला। इस बार वह फल बेचने वाली बनी। उन्होंने देखा कि अर्जुन की जीप एक होटल के पीछे रुकी। एक आदमी काले कोट में आया और अर्जुन को एक बैग थमाया। निशा ने उसकी फोटो खींची। शक गहराता जा रहा था। क्या यही मास्टरमाइंड था? इसी बीच राजेश को पता चला कि अर्जुन हर हफ्ते एक सुनसान गोदाम में जाता है। राजेश वहां गया और छिप कर देखा। वहां नोटों के ढेर थे।
हथियार और हिसाब किताब करने वाले लोग भी थे। उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन तभी एक सिपाही ने उसे देख लिया। राजेश भागा। पुलिस सिपाही उसका पीछा करने लगे। वह एक गली में फंस गया और सिपाही उसे पकड़कर बेरहमी से मारने लगे। लहूलुहान हालत में उसने निशा को आखिरी कॉल किया। मैडम, गोदाम में सबूत हैं, माफ करना। फोन कट गया। निशा का दिल कांप गया। वह डर गई, लेकिन रुकी नहीं। उन्होंने कसम खाई कि राजेश की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। सारे सबूत इकट्ठा कर उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने शहर के सभी दुकानदारों को गुप्त रूप से एक मंदिर में बुलाया। निशा ने अपना भेष उतारा और बोली, मैं आपकी आईपीएस निशा हूं। अब इस अत्याचार के खिलाफ जंग शुरू होगी। दुकानदारों की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। उन्होंने कहा, हम आपके साथ हैं। योजना यह थी कि अर्जुन को उसके ही हाथों से पकड़ा जाएगा। रात गहरी होती जा रही थी और शहर की सड़कों पर डर और साजिशें साथ साथ चल रही थीं। आईपीएस निशा अब सिर्फ अफसर नहीं बल्कि एक योद्धा बन चुकी थी। राजेश की लहूलुहान कॉल के बाद उन्होंने चैन की नींद लेना छोड़ दिया था। सुबह की पहली किरण के साथ निशा डीसीपी ऑफिस पहुंची। वह जानती थी कि अब अगला कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि दुश्मन अब छुपा हुआ नहीं बल्कि ताकतवर था। उन्होंने डीसीपी को जानकारी दी और अपने कुछ भरोसेमंद पुलिस अफसरों को बुलाया। उन्होंने कहा, अब वक्त है सच को उजागर करने का, लेकिन हर कदम सावधानी से उठाना होगा। उधर शहर में खबर फैल गई थी कि आईपीएस ने सब इंस्पेक्टर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दुकानदारों में हलचल थी। डर के साथ साथ उम्मीद भी जाग रही थी। अर्जुन बेचैन हो उठा। उसका नेटवर्क हिल चुका था, लेकिन उसे यकीन था कि उसके पीछे जो लोग हैं, राजनीति से लेकर पुलिस तक, वे उसे बचा लेंगे। उसने अपने आकाओं से संपर्क किया। मैडम हरकत में आ गई है, क्या करना है? जवाब आया, डराओ, हटाओ, जरूरत पड़े तो खत्म कर दो। अर्जुन ने शहर में अपने मुखबिर फैला दिए। उसका अगला टारगेट निशा थी, लेकिन निशा भी तैयार थी। उन्होंने मोहन को बुलवाया, जिसकी दुकान जलाई गई थी। अब वह खुद एक सबूत बन चुका था। निशा ने कहा, तुम्हें गवाही देनी होगी। मोहन थोड़ा कांपा। मैडम, वो लोग मुझे मार डालेंगे। निशा ने कहा, नहीं मोहन, अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे पूरा सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पीछे मैं हूं। मोहन ने हाँ कहा। उसकी आंखों में डर की जगह जिद आ चुकी थी। इधर राजेश अब भी अस्पताल में था, लेकिन होश में आ गया था। उसने निशा को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, मैडम, गोदाम के सीसीटीवी की बैकअप हार्ड डिस्क एक पुरानी लाइब्रेरी में छिपाई गई है। निशा ने राजेश का हाथ थाम लिया। अब और मत बोलो, मैं सब समझ गई। उसी रात निशा और उनकी छोटी सी टीम लाइब्रेरी पहुंची। जगह वीरान थी। दीवारों पर धूल थी और किताबें अस्त व्यस्त थीं, लेकिन एक पुरानी अलमारी जिसमें ताला लगा था, उनका निशाना थी। ताला तोड़ा गया। अंदर से एक मेटल बॉक्स निकला और बॉक्स में वह हार्ड डिस्क थी। निशा ने चैन की सांस ली। अब उनके पास पुख्ता सबूत था। अगले दिन उन्होंने सबूतों की जांच के लिए एक गुप्त फॉरेंसिक टीम को बुलवाया। वीडियो बिल्कुल साफ था। अर्जुन नोट गिन रहा था। उसके साथ डीसीपी साहब और वह काले कोट वाला आदमी भी मौजूद थे। निशा ने फॉरेंसिक रिपोर्ट हाथ में ली और कहा, अब बारी है हमला करने की। उन्होंने एक प्लान तैयार किया। शहर के सबसे बड़े होटल में अगली रात को एक बैठक होने वाली थी, जहां पूरे नेटवर्क के लोग इकट्ठा होने वाले थे। निशा ने फैसला किया कि वह खुद वहां जाएंगी, एक बार फिर भेष बदलकर। इस बार वह एक वेटर के रूप में वहां पहुंची। उनके पास एक छोटा कैमरा था जो उनके कॉलर में छिपा था। होटल के प्राइवेट हॉल में एक मेज पर अर्जुन, डीसीपी और काले कोट वाला आदमी बैठे थे। बातें हो रही थीं, भविष्य की योजनाएं, नए ठिकाने और सबसे अहम बात, निशा को खत्म करने का प्लान। अर्जुन बोला, वह औरत बहुत चालाक है, अगर उसे अब नहीं रोका तो हम सब गए। काले कोट वाला आदमी, जो बाद में एक नेता निकला, हंसा और बोला, तो खत्म कर दो उसे। निशा की मुट्ठी बंध गई, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। वह सब रिकॉर्ड कर रही थी। वह हॉल से निकली और सीधे अपने ऑफिस पहुंची। उस रात उन्होंने पूरे ऑन ऑपरेशन की रूपरेखा बनाई, जिसका नाम था ऑपरेशन न्याय। अगली सुबह शहर में हलचल थी, लेकिन निशांत थी। उन्होंने हर जगह अपनी टीम को तैनात किया। वह जानती थी कि अब सब कुछ दांव पर लगा है। शाम होते ही ऑपरेशन शुरू हुआ। गोदाम, होटल
और डीसीपी ऑफिस, तीनों जगहों पर एक साथ छापे मारे गए। पूरे शहर में सायरन गूंजे। अर्जुन को गोदाम से पकड़ा गया, डीसीपी साहब को उनके ऑफिस से और नेता को होटल से, जहां वह एक और मीटिंग कर रहा था। टीवी चैनलों पर हेडलाइन चली, भेष बदलकर आईपीएस ने गिराया भ्रष्टाचार का सिंडिकेट। शहर में लोग सड़कों पर उतर आए, तालियों की गूंज थी। लेकिन निशा जानती थी कि कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जिन्होंने लूटा वे पकड़े गए, पर जो चुप रहे वे भी गुनहगार हैं। अगला कदम उन पर होगा। अर्जुन, डीसीपी और नेता सलाखों के पीछे थे, लेकिन निशा जानती थी कि यह सिर्फ ऊपरी परत थी। असली ताकत तो वे लोग थे जो पर्दे के पीछे बैठकर यह सब चला रहे थे। अब बारी थी उन चेहरों को बेनकाब करने की जो अब तक अपनी चुप्पी और पावर की आड़ में बचे हुए थे। सुबह की मीटिंग में निशा ने अपनी टीम से पूछा, हमने उन्हें पकड़ा जो वसूली कर रहे थे, लेकिन वे कौन हैं जो इस सिस्टम को चलने दे रहे थे? वे अफसर, वे राजनेता, वे व्यापारी जो सालों से खामोश थे। क्यों? तभी मोहन ने कहा, मैडम, कुछ लोग अब भी हर हफ्ते पैसे देने आ रहे हैं। डर अभी भी जिंदा है। निशा चुप हो गई, फिर बोली, अब हमें उन लोगों को सामने लाना है जो खुद को निष्पाप समझते हैं। चुप्पी भी एक अपराध है। उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया, ऑन ऑपरेशन विश्वास। इसके तहत उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिससे लोग गुप्त रूप से अपनी बात कह सकते थे। पहले दिन 3 कॉल आए, दूसरे दिन 21, तीसरे दिन 60। एक कॉल ने निशा को झकोड़ दिया। फोन पर एक महिला थी जिसकी आवाज कांप रही थी। मैडम, मेरे पति की मिठाई की दुकान थी। उन्होंने 3 महीने पहले वसूली से तंग आकर जहर खा लिया था। मैंने एफआईआर कराई थी, लेकिन पुलिस ने कहा सबूत नहीं है। उसी दिन से मैं चुप थी। निशा ने उसका पता लिया और उसी शाम उसकी दुकान पर पहुंची। महिला ने अपने पति की डायरी दिखाई। हर तारीख और हर भुगतान का हिसाब लिखा था। निशा को लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर पत्थर रख दिया हो। आपके पति की मौत बेकार नहीं जाएगी, निशा ने कहा। अब उन्होंने तय किया कि इस चुप्पी से पर्दा उठेगा। अगले हफ्ते एक जनसभा रखी गई। शहर के सारे दुकानदार बुलाए गए। स्टेज पर सिर्फ एक कुर्सी थी जिस पर बैठी थी आईपीएस निशा। उन्होंने माइक उठाया और कहा, आज मैं आप सबसे कुछ नहीं मांगने आई हूं, मैं आपको आपकी आवाज लौटाने आई हूं। अब आप बोलेंगे खुलकर बिना डर के। पहले कुछ देर खामोशी रही, फिर एक बुजुर्ग खड़े हुए। मैं 15 साल से इस शहर में दुकान चला रहा हूं। मैंने पहली बार किसी अफसर को डर के खिलाफ खड़ा देखा है। तालियां बजीं। फिर एक महिला बोली, मैंने आज तक किसी को सच बोलते नहीं देखा, लेकिन आज मैं बोलूंगी। उस दिन 72 लोगों ने गवाही दी, 41 ने नाम बताए। निशा ने सब रिकॉर्ड करवाया, लेकिन असली झटका तब लगा जब एक 13 साल की बच्ची आई और बोली, मेरे पापा की दुकान जलाई गई। वह कहते थे पुलिस वाले भगवान होते हैं, लेकिन भगवान ने ही हमें जलाया। पूरा मैदान सन्न रह गया। निशा ने आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, अब यह जंग सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि टूटे भरोसे के खिलाफ भी है। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि हर गली, हर मोहल्ले में जन सुनवाई की जाएगी और हर गुनाहगार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।